पुणे से मुंबई पहुंची फॉरेंसिक टीम ने आज एएनआईए को अपनी रिपोर्ट दी है। आपको बता दें कि मनसूख हिरेन मौत मामले में एएनआईए सरकारी यंत्रणाओं के साथ उन तमाम टेक्नोलॉजी से इस पूरे मसले को हल करना चाहती है। आपको बता दें कि जहां एक तरफ सचिन वाजे से लगातार पूछताछ की जा रही है और एक के बाद एक गिरफ्तारी हो रही है, और ऐसे में पुणे से मुंबई पहुंची फॉरेंसिक टीम जो रिपोर्ट लाई है वो काफ़ी अहम माना जा रहा है। आपको बता दें कि देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में देश के सबसे अमीर आदमी अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक सामग्री और फिर स्कॉर्पियो मालिक की मौत के बाद मानव की जांच की आंच काफ़ी तेज हो गई है। जहां एक तरफ महाराष्ट्र सरकार इन तमाम मुद्दों में घिरी हुई है, वहीं एएनआईए की जांच लगातार तेज हो गई है। अब ऐसे में फॉरेंसिक टीम एएनआईए को क्या कुछ रिपोर्ट दी है और आगे क्या कुछ कार्रवाई होगी, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। एएनबी न्यूज़ के लिए मुंबई से मुरारी सिंह। नगरी अयोध्या में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है, जहां बस बिगड़ जाने से कुछ यात्री उतरे थे सड़क पर, वहीं पीछे से आ रही कंटेनर ने बस में पीछे से टक्कर मार दी, जहां 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। थाना अंतर्गत रौजागांव फ्लाईओवर से गोरखपुर की तरफ जाने वाली लेन पे दो रोडवेज बसें जो कि पैरेलल लगभग साथ चल रही थी, ये कानपुर से चल के बस्ती जा रही थी। इसमें बस नंबर यूपी 53 ET 9297 ये आगे आगे चल रही थी। इसके पीछे अचानक आइसर DCM यूपी 42 AT 5207 आके टक्कर मारा, तो वो गाड़ी रुक गई। और उसके पीछे जो बस चल रही थी यूपी 53 ET 9427 वो भी रोडवेज वाला रोक दिया और उतर के इस दोनों, क्योंकि दोनों साथ चल रहे थे कानपुर से, तो इसमें के सवारी उतर के और देखने लगे, ड्राइवर और कंडक्टर भी उतर के देखने लगे कि गाड़ी में कोई खराबी तो नहीं हुई क्या। इसी बीच पीछे से एक टेलर आया यूपी 52T 7237, वो पीछे से टक्कर मार दिया पीछे वाली खड़ी बस में। वहीं उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मामला को संज्ञान में लेते हुए मृतक के परिजनों को परिवहन विभाग के द्वारा 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए निर्देशित किया है। वहीं आपको बताते चले कि 6 लोगों की मौत हो गई है और 2 लोगों को ट्रॉमा सेंटर भिजवा दिया गया है। पूरा मामला अयोध्या जनपद के रौजागांव ओवरब्रिज का बताया जा रहा है। आपको बताते चले कि इस सड़क हादसे से पूरे जिले में सनसनी मच गई है। मृतक परिजन बस्ती और सिद्धार्थ नगर के रहने वाले हैं। वीडियो पर्सन शैलेंद्र के साथ गौरव मिश्रा, एनबी न्यूज चैनल अयोध्या। 23 मार्च को भिंड में शासकीय प्रशासकीय अमला कई कार्यक्रमों में व्यस्त रहा, जिनमें से मुख्य कार्यक्रम था मुख्यमंत्री के आदेशानुसार सायरन बजाओ अभियान। 11 बजते ही जिला चिकित्सालय परिसर के सामने भिंड कलेक्टर सतीश कुमार एस, भिंड पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह, भिंड विधायक संजीव सिंह के अलावा कई अधिकारी मौजूद हुए। इस मार्च के महीने में भिंड जिले में 4 कोविड के केस आए थे, जिसमें 2 लोग माइग्रेटेड थे। एक की फैमिली हिस्ट्री थी कि उनके फैमिली मेम्बर्स नासिक से आए थे। दूसरे जो पॉजिटिव आए थे वो भोपाल से आए थे। 2 लोग लोकल के थे। 2 रिकवर हो चुके हैं, 2 अभी अस्पताल भर्ती हैं। कोविड-19 की रोकथाम के लिए हमारे यहाँ फीवर क्लिनिक हर जिले में 8 फीवर क्लिनिक हैं जो संचालित हैं। हमने जन सामान्य से मीडिया के माध्यम से ये आह्वान किया है कि जिनके घरों में जो भी बाहर से लोग आ रहे हैं होली के तौर पर, वो सबसे पहले फीवर क्लिनिक में जाकर अपनी जांच कराएं। और 11 बजते ही सभी शासकीय वाहनों के सायरन बजाए गए। इसके अलावा एक फ्लैग मार्च निकाला गया और दुकानदारों के सामने गोल घेरे बनवाए गए एवं लोगों को मास्क वितरण किया गया। इसके अलावा अनाउंस करते हुए लोगों को समझाइश दी गई कि आज से कोविड-19 से बचाव हेतु यदि बचना है तो सभी नियमों का पालन करना होगा, मास्क लगाना होगा, सोशल डिस्टेंस भी रखनी होगी। यदि ऐसा आप नहीं करते तो दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा आज भिंड कलेक्टर का नया अवतार देखने को मिला। चूँकि कल से ही मौसम खराब था और किसानों की फसलें बर्बाद तो नहीं हुई, इसी के चलते सुबह बहुत जल्दी क्षेत्र में पहुंचे और जिसके तहत उन्होंने उमरी नया गांव क्षेत्र में किसानों की फसलों का जायजा लिया। इसके अलावा भिंड विधायक संजीव सिंह ने भी किसानों के बीच पहुंचे और औजा पंचायत पहुंचकर उन्होंने गौशाला का लोकार्पण किया। तो वहीं
भिंड शहर के स्कूलों का निरीक्षण किया। बात की जाए कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तो आज 23 मार्च शहीद दिवस के दिन आज़ाद भगत सिंह की प्रतिमा के सामने फूल मालाएं डालकर और शहीद भगत सिंह का दिवस मनाया। आज भिंड कलेक्टर सतीश कुमार एस ने मंगलवार होने के नाते समय पर जन सुनवाई कार्यक्रम में पहुंचकर लोगों की समस्याएं भी सुनी। भिंड के अलावा सभी विधानसभा क्षेत्रों में भी आज कोविड-19 से बचाव हेतु सायरन बजाया गया और लोगों को समझाइश दी गई। ANB न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन के साथ प्रदीप राजावत, भिंड। बिजनौर के थाना बढ़ापुर क्षेत्र के गांव मुगनपुर में अचानक अज्ञात कारणों से आग लगी, जो कि 8 घरों में अचानक आग लग गई। वहां पर सूचना पाते ही आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। हम लोग इस आग लगने की घटना से बहुत व्यथित हैं और पीड़ित परिवारों की प्रशासन की तरफ से भरपूर मदद की जाएगी। सर, लगभग कितने घरों में आग लग गई थी? कुल मिला के 8 घर इस अग्निकांड से प्रभावित हैं और जिसमें एक गाय और उसका एक बछड़ा, इन दोनों की मृत्यु हो गई है। 5 पशु आंशिक रूप से जले हुए हैं। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी को कह दिया गया है, उनकी टीम मौके पर अधजले पशुओं का इलाज कर रही है। SDM घनश्याम वर्मा ने तत्काल प्रभाव से वहां जो भी घर जल गए थे उन्हें रहने की व्यवस्था कराई, उन लोगों को और खाने पीने की व्यवस्था कराई। तथा आपको बता दें, जिस तरह से बताया जा रहा है कि एकाक पशु भी जल गए हैं, उनके लिए पशु चिकित्सालय से डॉक्टर भी आ चुके हैं और उनकी टीम उनका इलाज कर रही है। और लोगों को रहने के लिए व्यवस्था तत्काल रूप से घनश्याम वर्मा SDM द्वारा कराया गया। जिला प्रशासन द्वारा भी जिस तरह से सहायता राशि दी जाती है उसका प्रबंध भी SDM महोदय बता रहे हैं जल्द ही करा दिया जाएगा। कैमरा पर्सन के साथ मैं अजय पांडे, ANB न्यूज़ बिजनौर। कोरोना जैसी महामारी से जीतने के लिए भारत सरकार लगातार अपील कर रही है लोगों से कि कोरोना की वैक्सीन आ गई है, अब उसको समयानुसार लोगों को लगाया जा रहा है। और कोरोना को दूर करने के लिए सरकार भी बार बार अपील कर रही है कि लोग सैनिटाइजर, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। ऐसे में आज अमेठी के यहाँ पे एक वयोवृद्ध हैं, लगभग जिनकी उम्र 106 साल है। आज उनको कोरोना वैक्सीन लगी है, वो हमारे साथ हैं, उनके परिवार वाले भी हैं। हम उनसे बात करते हैं। दादा, क्या नाम है आपका? क्या नाम है? आपकी कितनी उम्र है? लगभग 60 साल की। आज आपको क्या लगा है? क्या लगा आज आपको? टीका लगा, सुई। अच्छा, ये ब्रिजपाल सिंह जी थे जिन्होंने बताया कि आज हमको कोरोना का टीका लगा है। इनके हमारे साथ इनके पुत्र हैं, हम इनसे बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? सर, महेंद्र बहादुर सिंह है भैया। कितनी उम्र है आपकी? हमारी 64 साल है। 64 साल है। ये आपके पिताजी हैं? जी हाँ। इनकी उम्र कितनी है? इनकी लगभग 104। हम लोगों से जोड़ने गांठने में तो नहीं आए, लेकिन 104 से कम नहीं मानते हैं। हाँ। आधार कार्ड के हिसाब से 106 साल है। आज इनको कोरोना का टीका लगा है। ऐसे में आज कई दिन से जिद किए हुए थे टीका लगना है, अभी टीका नहीं लगा, मुझे टीका नहीं लगा, ये जिद थी, तो आज इनको लाना पड़ा मुझे। अच्छा, तो ये क्या इसके पहले जैसे कि इनकी 105-106 साल उम्र है, तो ये क्या करते थे? क्या इनका कुछ? ये शुरू में आज़ाद हिंद फौज में ही थी। हाँ। तो वहाँ से जब ये गदर वगैरह हुई तो फिर ये अपना साधु वेश में या किसी वेश में निकल गए। उसके बाद ये आए पुलिस में, राजस्थान में, GRP पुलिस में। तो वहाँ SP ऑफिस में हेड मॉडरेट के पद पर, बड़ी ही ईमानदारी के पद पर है, बड़ा सम्मान का राजस्थान में। कोरोना का टीका लगा है? जी हाँ, आज कोरोना का टीका लगा। सरकार को आप क्या कहना चाहते हैं? सरकार को भाई अब आत्मा से, अंदर से ये जो आज भलाई हो रही पूरे विश्व में हम देख रहे हैं, बड़ी सुख, बड़ी शांति है हमारे यहाँ। वे लोग थे जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि ये दादा जिनकी उम्र लगभग 106 साल है, ये कोरोना टीका को लेके काफ़ी उत्सुक थे कि हमको कोरोना का टीका लगवाना है, और आज इनको कोरोना का टीका लगा, ये बहुत ही खुश है। और इससे समाज को हमारे एक बहुत ही अच्छा प्रेरणा मिलती है कि हमको आगे बढ़ के सरकार के कदम से कदम मिलाते हुए कोरोना के वैक्सीन को लगवाना चाहिए। और
कोरोना को दूर भगाने के लिए हमको जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उनका हमको पालन करना चाहिए। कैमरामैन संजय यादव के साथ राजकुमार जायसवाल, ANV न्यूज़। दिल्ली सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है और कहीं ना कहीं हर तरीके से दिल्ली के अंदर जो सरकारी वाइन शॉप है उनको प्राइवेटाइजेशन करने की कोशिश की जा रही है। मगर जिस तरीके से बात करें कह सकते हैं तस्करी की, जो शराब माफिया है वो कहीं ना कहीं इससे रुकेंगे। मगर दिल्ली सरकार का कितने वादे हैं, ये कितने सही हो पाएंगे, ये जरूर देखना होगा। मगर जिस तरीके से दिल्ली के अंदर लगभग 850 जो है वो शराब की दुकानें हैं और लगभग 60% के करीब जो है वो सरकारी दुकानें हैं, मगर उनको अब प्राइवेटाइजेशन किया जाएगा। यानी कि सीधे सीधे कहें तो प्राइवेट लोगों को उसके ठेके दिए जाएंगे और उनको आगे बेचा जाएगा। मगर उससे जो प्राइवेटाइजेशन के द्वारा जो 20% का रेवेन्यू है वो दिल्ली सरकार को मिलेगा और दिल्ली सरकार की कहीं ना कहीं रेवोल्यूशन बढ़ती नजर आएगी। मगर जिस तरीके से लगातार ये कहा गया है कि 21 साल के जो युवा हैं वो भी अब शराब ले सकते हैं, यानी कि 25 साल पहले उम्र रखी गई थी और जिससे शराब की दुकानें खरीदी जाती थी, मगर अब 21 साल के युवा भी शराब की दुकानें से जाकर अपनी शराब खरीद सकते हैं। मगर अगर किसी दुकान व्यक्ति को शक होता है कि उसकी उम्र 21 साल नहीं है तो उसका ID प्रूफ चेक किया जा सकता है। मगर जिस तरीके से बात करें ID प्रूफ चेक करने की, ये प्रक्रिया पहले भी थी, मगर ये प्रक्रिया वाइन शॉप वाले यानी कि शराब की दुकान वाले इस्तेमाल नहीं करते थे। मगर अब कहीं ना कहीं सख्ती से पालन करने की कोशिश की जाएगी और देखना होगा क्या दिल्ली सरकार के ये कड़े कदम के बाद या फिर कड़ी नई जो गाइडलाइन है उसके बाद कितना फर्क पड़ सकता है दिल्ली सरकार के शराब की दुकानों पर। कैमरा पर्सन इरफान खान के साथ राजीव कुमार तिवारी, ANV न्यूज़, दिल्ली। आज 23 मार्च है और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पूरे प्रदेश में एक साथ आह्वान है, मेरी सुरक्षा मेरा मास्क। पूरे मध्य प्रदेश में आज प्रशासन ने सायरन बजाकर लोगों को जागरूक करते हुए लोगों को कोरोना से बचाव के लिए मास्क पहनने की जो ज़रूरी है, मास्क क्यों पहनना है, साथ ही लोगों को जागरूक करते हुए मास्क पहनने के लिए सभी से अपील की। ऐसे में आज मध्य प्रदेश के इंदौर में भी इसको देखते हुए सरकार ने यहाँ पर प्रशासन ने पूरी तरह से मेरी सुरक्षा मेरा मास्क के मद्देनज़र लोगों के बीच जाकर उन्हें जागरूक किया और मास्क पहनने के लिए लोगों को प्रेरित किया। जहां प्रदेश में कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं, ऐसे में सबसे ज़्यादा अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश की औद्योगिक राजधानी कहे जाने वाले शहर इंदौर में कोरोना के केस लगातार बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। यही वजह है कि अगर अक्टूबर के बाद की बात करें तो अब तक का आज की अगर रिपोर्ट की बात करें तो 350 से ज़्यादा केस कोरोना पॉजिटिव केस आए हैं, जिसको देखते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज 23 मार्च को संपूर्ण मध्य प्रदेश में मेरी सुरक्षा मेरी मास्क के तहत दोपहर के 11 बजे और शाम के 7 बजे सायरन बजाकर लोगों के बीच जाकर मास्क पहनने के लिए जागरूक करते हुए प्रशासन नज़र आ रही है। कई जगह चुनाव हैं और जो राजनेताओं के साथ भीड़ लगती है वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क ऐसी कोई भी चीज़ नहीं दिखती है, तो साफ तौर पर आम जनता का भी कहना है कि कहीं ना कहीं भेदभाव का रवैया अपनाया जा रहा है। हमारे साथ एक और हैं यहाँ पर, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने मास्क क्यों पहन रखा है। बताएं भाई साहब, आपने मास्क पहन रखा है तो सुरक्षा की दृष्टि से पहन रखा है या फिर चालानी कार्रवाई से बचने के लिए? सुरक्षा की उससे भी पहन रखा है, लेकिन चालानी कार्रवाई से भी पहन रखा है कि चालान नहीं हो जाए। मास्क पहनना चाहिए कि नहीं पहनना चाहिए? मास्क तो पहनना चाहिए। चलिए, यहाँ पर हमारे साथ तमाम लोग हैं जो लगातार उनका यही कहना, हालांकि मास्क तो इन्होंने पहन रखा बराबर, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोगों का साफ तौर पर यह भी कहना है कि जो मास्क को लेकर जो भेदभाव किया जा रहा है, कहीं ना कहीं जो राजनीतिक रैलियां होती हैं या फिर चुनावी सभाएं होती हैं वहां पर मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखा जाता है, परंतु आम जनता के साथ जब आम जनता कहीं ना कहीं अगर किसी वजह से मास्क नहीं पहनती तो उनके साथ चालानी कार्रवाई करती है। ANV न्यूज़ के लिए अनिल चौधरी के साथ गणेश तिवारी की। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए
ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। खाने के बहाने महिला से गैंग रेप का मामला सामने आया है। बता दें कि महिला को प्रयागराज से प्लॉट दिखाने के बहाने कौशाम्बी ले आए थे। पिपरी थाना क्षेत्र के मखाऊपुर के पास महिला को 2 व्यक्ति छोड़ के फरार हो गए। महिला थाने पहुंची, अपनी आप बीती बताई। थाना पिपरी क्षेत्र में कल एक महिला ने आरोप लगाया था कि उसको प्लाट दिखाने के बहाने कुछ लोग लाए थे, उसके साथ रेप किया है। इस सूचना पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है, विवेचना प्रचलित है। जो साक्ष्य होगी, जो सत्यता होगा, उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। महिला के FIR दर्ज हो गई है। दोनों आरोपी की तलाश की जा रही है। अगर पुलिस की बात करें तो एडिशनल SP ने साफ तौर पे कहा है कि दोनों आरोपी की तलाश की जा रही है। जल्द से जल्द पुलिस उन दोनों आरोपी को पकड़ लेगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि ऐसे गुनहगारों तक पुलिस के हाथ कब पहुंचेंगे। ऐमान अहमद, ANB न्यूज, कौशाम्बी। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है और वहीं प्रत्याशी भी ताल ठोंकर मैदान में किस्मत आजमाने के लिए उतर गए हैं। तो वहीं इस बार पंचायत चुनाव में जनपद जालौन के यमुना व चंबल की घाटी में बसे गांव के लोगों में पूरी तरह से डकैतों के खौफ से बेखौफ हैं और उनमें विश्वास है कि अब ना तो कोई डकैत फरमान जारी करेगा, ना ही उन्हें कोई अपना मनचाहा प्रत्याशी चुनने से रोक पाए। पहलवान, फक्कड़, रामजीवन। अच्छा, जो पंचायती चुनाव हुआ करते थे उस समय, पंचायती चुनाव में ये लोग क्या क्या वादा डालते थे, क्या फरमान जारी करते थे? छोटे वर्ग के लोगों को कोई होने देते थे लोग, या कहते कि जिन जिन लोगों करो हाई कास्ट वाले। नहीं, हाई कास्ट या लो कास्ट नहीं जी, कैसे फरमान जारी करते थे? यदि आप उनकी फरमान को नहीं मानते थे तो वे क्या करते थे? ये पकड़ काटते थे, यही फिरौती मांगते थे कि इसको वोट देना, उसको वोट देना। कभी किसी की हत्या भी की होगी उन लोगों ने कि ना फरमानी करने पर। अच्छा, आपको बता दें कि चंबल की घाटी में बसे गांव में लगभग 15-20 वर्ष पूर्व डकैती तय करते थे कौन प्रधान बनेगा और कौन वोट डालेगा। यह नहीं, घाटी के लोगों को डकैत के आतंक के साए में अपना जीवन बसर करना पड़ता था। यहाँ तक कि वहाँ पर मतदान कभी भी अपनी मर्जी मुताबिक नहीं कर पाए। आपको बता दें कि डकैतों का इतना आतंक था कि
लेटर पैड फरमान जारी कर देते थे और किसको प्रधान बनना है और किसको नहीं। जो नहीं मानता था वह अपनी जीवन लीला से हाथ धो बैठता था। अब ऐसा नहीं है, अब डकैतों का सफाया हो गया है और अब गाँव में लोग अपनी खुशी के अनुसार हर प्रत्याशी को चुन सकते हैं और अपने मतदान भी कर सकते हैं। ANB न्यूज मयंक राजपूत जालौन। जनपद मैनपुरी में दबंगों के हौसले बुलंद हैं। दबंगों को कानून और पुलिस का कोई वह नहीं है। इसी के तहत थाना बेवर क्षेत्र में एक नाई की दुकान पर नाई से दाढ़ी बनवाकर पैसे न देने को लेकर दबंगों ने नाई के पेट में कैंची घोंप दी, जिससे नाई गंभीर रूप से घायल हो गया। प्रकरण थाना बेवर का है। बेवर में रामलीला ग्राउंड में रवि नामक व्यक्ति की मेंस पार्लर था। वहाँ पे 3 व्यक्ति आए और उन्होंने दाढ़ी बनाने के लिए कहा। पैसे को लेकर कुछ विवाद हुआ, जिसमें नीरज सोनू और नईम नाम के व्यक्ति द्वारा इसके पेट में कैंची मार दी गई। मजरूह को इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल कराया गया। ये तीनों जो अभियुक्त थे इनकी गिरफ्तारी कर ली गई है, विवेचना की जा रही है। जो तथ्य होंगे उसके आधार पर सही कार्रवाई की। वहीं पब्लिक ने आरोपियों को पकड़ के धुनाई कर दी। घायल नाई को जिला अस्पताल में एडमिट कराया गया, जहां से गंभीर हालत को देखते हुए उसे बाहर रेफर कर दिया गया। वहीं पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के प्रति कानूनी कार्रवाई कर जेल भेजेगी। मैनपुरी से रजनीकांत तिवारी, ANB न्यूज मैनपुरी। विश्व प्रसिद्ध बरसाने में आज लठमार होली बड़े धूमधाम से हुई, जहाँ अभी भारी संख्या में यहाँ सार्वजनिक उपस्थित हैं और यहाँ पुलिस प्रशासन का भी भारी संख्या में फोर्स लगाया गया है। तो हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह मंदिर में बरसाने की राधा रानी मंदिर में किस तरह भीड़ का जमराव देखने को मिल रहा है। यहीं प्रशासन के द्वारा यहाँ पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और भारी संख्या में यहाँ देश विदेश से भी सार्वजनिक आते हैं। तो इस तरह देखो यहाँ जनरेला देखने को मिल रहा है और बड़ी धूमधाम से होली मना रही है। ब्रज की होली एक अपने आप को बहुत प्रसिद्ध खाने वाली होली है, जो ब्रज में करीब 1 महीने से ये होली चल रही है। आज बरसाने की रंगीली महल में ये होली बड़े धूमधाम से मनाई जा रही है। यहाँ नंदगांव के हुरियाले यहाँ बरसाने में राधा रानी के साथ होली खेलने आते थे। उसके बाद यहाँ के लोग नंदगांव होली खेलने जाते हैं। उसको लेकर आज यहाँ बहुत विश्व प्रसिद्ध होली है, जो बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है। और यहाँ करीब हजारों की संख्या में सार्वजनिक मौजूद हैं और यहाँ प्रशासन के द्वारा भी इंतजाम किए गए हैं। मथुरा से ANB न्यूज। मिर्जापुर जनपद में नारायणपुर ब्लॉक को लेकर ग्रामीणों द्वारा आवाज़ उठाई गई। सुदूर है, ब्लॉक मुख्यालय नारायणपुर में होना चाहिए, जिससे कि यहाँ ग्रामीणों को, आम जनता को आने में और अपने काम को कराने में बड़ी समस्या झेलना पड़ता है और दूरी भी चल कर आना पड़ता है। अच्छा, कभी ऐसा भी होता है कि लोग नारायणपुर ब्लॉक को खोजते खोजते नारायणपुर पहुंच जाते हैं 20 किलोमीटर दूर? जी, ऐसा भी होता है। जो लोग नहीं जानते हैं और अपने ब्लॉक में जाना चाहते हैं और ब्लॉक मुख्यालय को ढूंढते हुए नारायणपुर पहुंच जाते हैं और वहां खोजते हैं कि ब्लॉक मुख्यालय कहां है। तो वहां से पता चलता है कि ब्लॉक मुख्यालय तो यहां से 15-20 किलोमीटर दूर चुनार है। तब वहाँ के लोगों को और व्यक्ति को भी कष्ट होता है कि जिस नाम से जाना जा रहा है ब्लॉक और उस स्थान पे नहीं है। ये बहुत SDM साहब इस संबंध में क्या कहें? SDM साहब बोले हैं, आश्वासन दिए हैं कि इसी क्रम में मिर्जापुर जनपद के चुनार में स्थित नारायणपुर ब्लॉक को नारायणपुर गांव के आसपास ब्लॉक बनाए जाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा और मांग किया कि नारायणपुर ब्लॉक को नारायणपुर में स्थापित किया जाए। मिर्जापुर से ANB न्यूज संवाददाता राम कुमार। मुंबई से सटे पालघर जिले के डहाणू तालुका के अंतर्गत आने वाला यह धामनी डैम है। यहाँ पर वर्ष 1990 में इसका निर्माण किया गया था, जहाँ पे करोड़ों रुपए खर्च किए गए थे। लेकिन 1990 के बाद से लेकर 2021 तक
इस पे हर वर्ष मेंटेनेंस के लिए करोड़ों रुपए निकाले गए, लेकिन अब फिर करोड़ों रुपए का बजट निकाल के 2021 में इसकी मरम्मत की जा रही है। चल रहा है। अगर ग्राउटिंग का काम हो जाने के बाद यहाँ का लीकेज करीबन 90% तक 90% टू 95% तक कम होने वाला है और डैम की मजबूती भी बढ़ने वाली है। सर ये डैम का में कितना खर्चा आया था बनने के टाइम पे, कुछ अप्रोक्सीमेटली कुछ पता चला? तो अभी तो मैं पता नहीं मालूम नहीं मुझे। अच्छा, यहाँ पे जो लीकेजेस है कब से लीकेजेस है? तब से अभी करीबन मैं 3-4 साल से हूँ, तब से लीकेजेस है यहाँ पे। ये लीकेजेस का क्या नुकसान होता है डैम को, पानी को? डैम में अगर लीकेजेस रहेंगे और कोई भूकंप वगैरह अगर रहेगा तो वो बड़ा बढ़ते जाएगा लीकेज और डैम को धोखा पहुंच सकता है। ताजुब तो इस बात का है कि जिस धामनी डैम की मरम्मत के लिए जो करोड़ों रुपए खर्च किए गए थे वो कहाँ जाते थे? क्या इसकी मरम्मत बराबर से नहीं होती थी? क्योंकि आज भी वही स्थिति है जो पहले थी, क्योंकि लीकेजेस आज भी है यहाँ पे, जिसका निर्माण अधिकारी कोई ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो मरम्मत कार्य किया जा रहा है वो आज भी घटिया स्तर का दिखाई दे रहा है। जब हमने यहाँ पे जानकारी लेना चाहिए और यहाँ के उप विभागीय अभियंता और यहाँ के शाखा अभियंता से मिले और उनसे जानकारी ली, तो उनका यह कहना था कि पुराना रिकॉर्ड अब इस कार्यालय में मिलना नामुमकिन है, क्योंकि विभाग के कार्यालय कई जगह बदल चुके हैं। लेकिन क्या वर्ष 1990 में बने डैम के कोई कागज पत्र नहीं? किस ठेकेदार ने निर्माण किया था इसकी कोई जानकारी नहीं? कितने पैसे खर्चा हुए इसकी कोई जानकारी नहीं? ताज्जुब तो इस बात का है कि क्या ये मिलीभगत सरकार के साथ मिलकर या फिर जल संपदा विभाग के साथ मिलकर इस डैम के लिपापोती का काम किया जा रहा है। अब देखना यह है कि जो ठेकेदार अब निर्माण कर रहा है, जिससे करोड़ों रुपए का बिल अब बनेगा, क्या उसको इस विभाग की ओर से क्लीन चिट मिलेगी या फिर काम को सही ढंग से करके लिया जाएगा? क्योंकि आज भी लीकेजेस वैसे हैं। यहाँ पे जो पत्थर बिछाने का काम है जो किया जा रहा है वो भी सही ढंग से नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे हमने देखा कि पत्थरों को जो ग्राउंडिंग किए जा रहे हैं, जो पत्थर बिछाए जा रहे हैं, वो भी यहाँ पे सही ढंग से एक लेवल में नहीं है। पत्थरों की जांच भी यहाँ पे कोई रिपोर्ट नहीं है। यहाँ तक कि यहाँ के अधिकारी तो रोज आते हैं, लेकिन ठेकेदार के साथ काम कर रहे हैं वो देख के शायद बैरंग लौट जाते हैं। यहाँ पर जो शाखा अभियंता और जो यहाँ पे उप विभागीय अधिकारी अभियंता आते हैं वो भी ये काम को देखते हैं, लेकिन अब देखना यह होगा कि काम किस ढंग से और किस रफ्तार से चल रहा है और क्या सही काम होगा। कैमरामैन अल्ताफ शेख के साथ अशद शेख, ANB न्यूज़, धामनी, पालघर। क्या आप दुबले